दोस्तों नमस्कार। आरएसएस, हिंदुत्व, बीजेपी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति, बहुत सारे सवाल इस दौर में ऐसे हैं जो संघ की नींव को ही मौजूदा राजनीति में कुरेद रहे हैं। संघ कितना बदल गया, बीजेपी की जरूरतें कितनी बदल गई, राजनीतिक तौर पर यह परिवर्तन ऐतिहासिक है या जब 100 बरस पूरे आरएसएस के होने जा रहे हैं तब ये सवाल कितना मौजूद है। हमें लगता है कि आज हम एकदम सही जगह पर आए हैं। ये नागपुर के महाल का इलाका है और हम जहां पर खड़े हैं और जिस घर के सामने खड़े हैं, आपको जानकर हैरत होगी, ये डॉक्टर हेडगेवार का जन्म स्थान है। यहीं पर उनका घर है। एक लिहाज से आप कह सकते हैं महाल की वो गली, जिस गली के आसरे डॉक्टर हेडगेवार की पहचान इस देश से जुड़ी, नागपुर से जुड़ी। आइए आज हम आपको उस जगह पे ले जाते हैं जहां पर आप समझ पाएंगे किस तरीके से कैसा काम इस दौर में आरएसएस ने अपने तौर पर किया। ये एक ऐसा घर है जिसमें बहुत कम लोगों की आवाजाही होती है और इस जगह पर आकर आप बहुत सारी बातों को महसूस कर सकते हैं, खास तौर से तब जब इस देश के भीतर में सवाल आरएसएस को लेकर उठ रहे हैं। किसी ने कल्पना की नहीं थी कि आरएसएस 100 बरस होते होते इतनी बदल जाएगी। और जिसने भी देखा है डॉक्टर हेडगेवार की जो यादें हैं, गुरु गोलवलकर को देखा, समझा, परखा, उनके संगठन को, विस्तार को देखा और उसके बाद देवरस ने इस देश में सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग किया था जब जयप्रकाश नारायण को वो साथ लेकर आए थे। और इस परिस्थिति के बीच उसके बाद रज्जू भैया का होना, सुदर्शन का होना और सुदर्शन के बाद मोहन भागवत का होना, राजनीतिक तौर पर ये तमाम परिस्थितियां कई सवालों को इसलिए जन्म देती है क्योंकि इस वक्त देश की सत्ता पर एक प्रचारक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और मोहन भागवत सरसंघ चालक हैं। राजनीतिक तौर पर ये एक ऐसी परिस्थिति है जो मौजूदा वक्त में बहुत सारे सवालों को जन्म दे सकती है, लेकिन सवाल डॉक्टर हेडगेवार के उस हिंदुत्व का है जिस हिंदुत्व के आश्रय उन्होंने इस देश में एक संगठन को खड़ा किया। और राजनीतिक तौर पर मौजूदा स्थिति में वही हिंदुत्व उसी राजनीति के कटघरे में आकर खड़ा हो गया जहां पर आरएसएस और उसकी विचारधारा को लेकर ये सवाल उठने लगे कि जो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा, जो गुरु गोलवलकर ने देखा, समझा, परखा, जो देवरस ने राजनीतिक प्रयोग किए, जो सुदर्शन की सोच हुआ करती थी, वो क्या मोहन भागवत के दौर में आकर डाइल्यूट तो नहीं हो गई। दरअसल ये जगह इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है और इस जगह पर मौजूदगी इसलिए भी बड़ी मायने रखती है क्योंकि आरएसएस अपने तौर पर इस देश के भीतर में कोई विचारधारा इस वक्त शायद दे नहीं पा रहा है। सत्ता ही सबसे बड़ी विचारधारा बन गई और उस सत्ता के आश्रय एक सवाल यह भी आ गया, जिस देश में प्रचारक सत्ता पर हो और वो सत्ता की विचारधारा सिर्फ सत्ता हो, तो ऐसे में आरएसएस ने उसे टोका नहीं जो राजनीतिक तौर पर टोकना चाहिए था। स्थितियां इतनी नाजुक हो गई या इतनी त्रासदीदायक हो गई कि पहली बार इस देश ने देखा कि इस देश के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के घर भी सरसंघ चालक मोहन भागवत चले गए। आप कह सकते हैं ये भटकाव है, आप कह सकते हैं ये तत्कालिक जरूरत है, आप कह सकते हैं ये क्या सरोकार है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन खास तौर से तब जब राजनीतिक दायरे में किसी कॉरपोरेट पर आरोप लगने लगे कि दरअसल यह परिस्थिति बतलाती है कि आप सही नहीं हैं। और आप सही नहीं का मतलब यह है कि कॉरपोरेट के साथ सत्ता का तालमेल होना और सरसंघचालक का भी उसी कॉरपोरेट की चौखट पर चले जाना। इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए।
जरा समझिए इस घर को देखकर किस सादगी के साथ इस देश के भीतर में डॉक्टर हेडगेवार ने नींव डाली थी। वो घर हूबहू उसी जगह पर मौजूद है और उनके घर के भीतर भी वो तमाम कुर्सियां हैं जिस पर बैठा करते थे, वो खटिया भी मौजूद है, दीवार पे लिखे हुए 20 नाम भी मौजूद हैं और इन सब के बीच वह यहाँ पर बैठकर लोगों से बातचीत संवाद बनाया करते थे। ये तमाम परिस्थितियां आपको हो सकता है सादगी के प्रतीक के तौर पर लगे, लेकिन क्या वाकई आरएसएस वैसी है? आरएसएस जिस हिंदुत्व के रास्ते चल रही थी, उसने क्या इस देश में हिंदुत्व का कुछ ऐसा आतंक बना दिया जो लगने लगा कि जो उनके हिसाब से हिंदुत्व को नहीं मानता है वो शायद हिंदू है ही नहीं? या उन्होंने अपने विस्तार के लिए राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व की परिभाषा उस पॉलिटिकल पार्टी के अनुकूल कर दी जो पॉलिटिकल पार्टी उनसे निकल कर आई थी? यह एक ऐसी स्थिति है जो भारत के भीतर में किसी विचार पर खोड़े हुए राजनीतिक दल और उससे जुड़े हुए संगठन के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। आपको जानकर हैरत होगी, चंद फरलांग की दूरी पर डॉक्टर हेडगेवार भवन है। चंद दूरी पर इस वक्त जहां सर संचालक रहते हैं वह भी उनका भी घर है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में बार बार जब आरएसएस का जिक्र होता है तो डॉक्टर हेडगेवार की जो सोच थी, गोलवलकर का जो विस्तार था, देवरस की जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी, वो तमाम चीजें आपको इस दौर में क्यों गायब मिलेगी और क्यों आपको बार बार लगेगा कि हमको एक बार जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए और 100 बरस चुकी होने जा रहे हैं, 1925 में गठन किया गया संगठन के तौर पर आरएसएस का, और जिस सोच के साथ किया गया वो बहुत चीजें बतलाता है। और इस बतलाने की प्रक्रिया में आज 3 सबसे बड़े सवालों पर चर्चा करने की जरूरत है। पहला सवाल तो यही है, क्या आरएसएस अपनी भूमिका को खत्म कर चुका है 100 बरस होते होते और उसका अब अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है? दूसरा सवाल है, क्या राजनीतिक सत्ता इतनी महत्वपूर्ण हो गई, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवकों के लिए भी, कि उन्होंने सत्ता की विचारधारा के सामने नतमस्तक होना ही ठीक समझा? या फिर लगातार कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि नफरत और नफरत के साथ हिंसा के सवाल, जो राहुल गांधी ने सवाल पार्लियामेंट के भीतर उठाए, क्या वो सवाल इस दौर में आरएसएस को विचलित कर रहे हैं? और आरएसएस से जुड़े हुए वो तमाम संगठन, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, आप ध्यान दीजिए जिस उद्देश्य से इन संगठनों का जन्म हुआ वो संगठन लापता होते चले गए, कोई जानता नहीं है। पहली बार इस दौर में वो तमाम पॉलिसी जो चली आ रही थी इससे पहले 2014 तक आरएसएस जिन मुद्दों को उठाती रही, वो एक झटके में मोदी सरकार के अनुकूल इस तरीके से हो गए कि उनका कोई महत्व नहीं बचा। हमें लगता है शायद इसीलिए संघ के भीतर से जो अनुगुंज इससे पहले लगातार हिंदुत्व को लेकर सावरकर के आश्रय या सावरकर के साथ खड़े होकर लगाने की थी, उसमें से वही चीजें बची जो राजनीतिक तौर पर लाभ पहुंचा दे और आरएसएस के भीतर के स्वयंसेवक धीरे धीरे हावी होते चले गए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज नागपुर के भीतर पुराने स्वयंसेवकों से मिलिए तो उनके भीतर एक विचलन देखी जा सकती है। और नागपुर इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार, क्योंकि यहां पर परिवार के परिवार स्वयंसेवक हैं,
ऐसा नहीं है कि परिवार का कोई सदस्य स्वयंसेवक है और उसके परिवार के सदस्य बाकी नहीं है, परिवार का मुखिया भर स्वयंसेवक है, ऐसा भी नहीं है। नागपुर में दसियों घर नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के मोहल्ले आपको मिल जाएंगे जो स्वयंसेवकों के हैं और उनका पूरा योगदान रहता है आरएसएस को लेकर। लेकिन राजनीति अगर सत्तानुकूल हो जाए, विचारधारा अगर सत्तानुकूल हो जाए, जिस संघ ने राजनीतिक शुद्धिकरण की जिस सोच के साथ खुद को लेके आया वह इतनी डाइल्यूट हो गई कि यहां पर नितिन गडकरी जो बीजेपी के हैं चुनाव लड़ रहे थे, और आपको जानकर हैरत होगी हम जिस महाल के इलाके में खड़े हुए हैं यहां के जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आए वो नितिन गडकरी को सिर्फ 5 से 6 हजार वोट का ही बढ़त बना पाए, जो इससे पहले के चुनाव में वो बढ़त जो थी तकरीबन 20 से 25 हजार रहती थी। तो राजनीतिक तौर पर सत्ता गंवाने की परिस्थिति या राजनीतिक तौर पर आरएसएस का साथ उनके अपने ही प्रचारक बने प्रधानमंत्री का छोड़ने की स्थिति, या आरएसएस का ये डर कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाएगी, और जिसके डर को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि इस तरीके से ये डाइल्यूट हुए हैं और अब हमें जरूरत किसी भी हालत में आरएसएस की नहीं है, जिसका जिक्र जेपी नड्डा ने किया। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के उपराष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि मैं 25 बरस पहले आरएसएस का एकलव्य था, और हर कोई जानता है कि इस दौर में आरएसएस से जुड़कर आप सत्ता के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस की मूल सोच इस दौर में गायब हो गई। और रस्सी पकड़ के जाइए ऊपर। यही संघ की शुरुआत हुई 1925 में, ये बोर्ड लगा 1925 का। इसी कक्ष में 1925 में संघ की स्थापना हुई। विजयदशमी के शुभ पर्व पर सुबह एक बैठक में पूर्व हेडगेवार जी ने घोषणा की, आज से हम संघ प्रारंभ कर रहे हैं। और ये 17 लोगों के नाम, अरे दीवार पे लिखा हुआ था नाम तो। ये बोर्ड बना है और दीवार तो क्या यह माना जाए कि मोदी सत्ता के काल में आरएसएस का खत्म होना एक ऐसे परेशानी का विषय इस दौर में स्वयंसेवकों के भीतर है, जो बार बार ये सोचते हैं कि जिस सोच के साथ आरएसएस को खड़ा किया गया वो इस दौर में भटक गया है? या इसका दूसरा मतलब एक और है, क्या यह माना जा सकता है कि आरएसएस को लेकर सत्ता ने ही अपने राजनीतिक प्रयोगों को कुछ इस तरीके से किया जहां पर आरएसएस की भूमिका नहीं बल्कि आरएसएस का राजनीतिकरण सामने आ जाए, और आरएसएस का राजनीतिकरण उस सत्ता को बहुमत के आश्रय टिकाए रखे, या पुराने भावनाएं जिन लोगों की संघ के साथ थी उस भावनाओं को राजनीतिक ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल सके। आप यहां पर एक सवाल अटल बिहारी वाजपेयी का कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रचारक थे, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी आरएसएस का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गठबंधन की सरकार में फंसे हुए थे। वो खुद प्रचारक थे, लेकिन इसके बावजूद भी 1952 में बाबरी मस्जिद विध्वंस, उस प्रक्रिया को अगर याद कीजिएगा आप, तो आपके जहन में यह सवाल होगा उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, गोविंदाचार्य हो, एक लंबी फहरिस्त है। तब आप कहेंगे उनकी भूमिका कैसी थी?
एक भूमिका वो है, एक दूसरी भूमिका है इस दौर में जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया और अयोध्या का प्रकरण और राम मंदिर का प्रकरण हेडगेवार से हिंदू राष्ट्र की सोच के दौर में आरएसएस से जुड़ाव रहा है। लेकिन यह कहां किसी को पता था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भी उसी आरएसएस के सरसंघचालक को न्योता देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय आएंगे और वह न्योता देंगे और कहेंगे आप वहां पर आइए, और उन्हीं चंपत राय को चित्रकूट में प्रतिनिधि सभा में आरएसएस बुलाएगी और कहेगी कि आपने जो भी अयोध्या में किया है वह गलत है, क्योंकि वहां जमीनों को लेकर जो सौदेबाजी राजनीतिक तौर पर हुई, पैसे के बल पर बिल्डरों के जरिए हुई, उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया और कहा गया यह आपको नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके उस ट्रस्ट में जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था उसका चेयरमैन उन्हें बनाया गया और उन्होंने एक झटके में भगवान के रूप को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ दिया, जो सामान्य तौर पर संभव ही नहीं है। शायद इसीलिए इस परिस्थिति में जब आप हिंदू राष्ट्र की उस परिकल्पना को जब समझना चाहें आरएसएस के जरिए, तो आपके सामने दो चुनौती इस दौर में खुले तौर पर होगी। एक, हिंदू राष्ट्र को लेकर जो आरएसएस की सोच रही और मौजूदा वक्त में हिंदुत्व को लेकर जो बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सोच है, दोनों के बीच इतना ज्यादा अंतर है। उस अंतर को शायद आप नागपुर में, और वह भी डॉक्टर हेडगेवार के जन्म स्थान पर पहुंचकर ही महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। और शायद इसीलिए यह पहली बार हुआ है कि नागपुर शहर में भी बीजेपी की सीट खतरे में पड़ गई, जबकि दिल्ली में प्रचारक प्रधानमंत्री है और नितिन गडकरी संघ के साथ बचपन से जुड़े रहे। देवेंद्र फडणवीस भी बचपन से जुड़े रहे, देवेंद्र फडणवीस के पिताजी भी बचपन से जुड़े रहे। आज की तारीख में नागपुर के भीतर वही संघ, वही बीजेपी सबसे कमजोर है। जो नितिन गडकरी 1.5 लाख वोट से जीत गए और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चली है। जानकर आपको हैरत होगी कि महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी अपने बूते चुनाव तो जीत नहीं सकती है, लेकिन आरएसएस के लोगों ने इस दौर में बीजेपी को यह पाठ पढ़ाया है कि आप सत्ता की खातिर कितना भटक गए, जो इससे पहले भटकाव नहीं था। शिवसेना, हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके साथ समझौता किया, प्रमोद महाजन और नितिन गडकरी उनके घर गए थे। इस दौर में उसी ठाकरे परिवार की राजनीति को 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास किसने किया? इसी दौर में महाराष्ट्र के भीतर आरएसएस का स्वयंसेवक राजनीतिक तौर पर क्यों सक्रिय नहीं हुआ? नागपुर से बगल में एक अकोला सीट है जो ये लोग जीत पाए, उसके अलावा विदर्भ की सारी सीटें गंवा बैठे। यही स्थिति मराठवाड़ा में हुई, यही स्थिति पश्चिमी महाराष्ट्र में हुई, यही स्थिति मुंबई में हुई। क्यों हुई है? पुणे के इलाके में कोकणस्थ ब्राह्मणों का इलाका है, वो ऐसी स्थिति क्यों आ गई? भारत की बदलती राजनीति में बीजेपी तो बदली, सत्ता की खातिर बदली, लेकिन आरएसएस उसी सत्ता के अनुकूल होकर उसने जो पाठ राजनीतिक तौर पर पढ़ना पढ़ाना शुरू किया, उससे स्वयंसेवकों के भीतर धीरे धीरे एक गुस्सा भी आया और राजनीतिक सत्ता की खातिर जो आरएसएस के भीतर बदलाव शुरू हुआ, उसकी उम्र 2024 तक आते आते क्या पूरी हो गई? क्योंकि इस दौर में आरएसएस कितनी बदल गई, यह सत्ता की साथ जुड़कर उसकी मलाई खाने वाले स्वयंसेवकों की एक लंबी कतार है। हम नागपुर में रहते हुए सरसंघचालक देवरस से मिले, हम नागपुर में रहते हुए रज्जू भैया से मिले, केसी सुदर्शन
जब सरसंघचालक थे उनसे भी कई मुलाकातें हुई और हमने देखा उस दौर से लेकर अभी तक कभी किसी को मुलाकात में कोई दिक्कत होती नहीं थी सरसंघचालक से मिलने में। 2014 तक मोहन भागवत भी आसानी से मिलते थे, लेकिन एक झटके में जेट सिक्योरिटी का मिलना, सफर रेलगाड़ी से बंद होना, हवाई जहाज से सफर करना, लोगों से कटते चले जाना, जेट सिक्योरिटी से घिरे रहना। हम इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं, कल जब हम नागपुर आ रहे थे तो जिस फ्लाइट में हम मौजूद थे उसमें सरसंघचालक मोहन भागवत भी थे और ये एक सवाल था कि उनके सरोकार जनता के साथ अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे अब इस संगठन को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर माना जाए या देखा जाए, या राजनीतिक प्रयोगशाला का एक नया मंत्र आरएसएस के साथ जुड़ गया है। ये सारे सवाल दरअसल डॉक्टर हेडगेवार के इस जन्म स्थान को हूबहू जिस रूप में रखा गया है उसको देखकर भी आप समझ सकते हैं। इस पूरे घर को दूर से जरा देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आप कहेंगे उस दौर में ऐसे ही तो घर हुआ करते थे। ये आप सही कह रहे हैं, वैसे ही घर हुआ करते थे, लेकिन इससे बहुत दूर, कई फरलांग दूर हेडक्वार्टर भी है, कई फरलांग दूर सरसंघचालक मौजूदा वक्त में उनका घर और दफ्तर भी है। जो आखिरी सवाल, हम यहां पर क्यों आए डॉक्टर हेडगेवार के जन्म स्थान पर, यह सवाल इसलिए है कितने लोगों की आवाजाही होती है नामों के आसरे। यह भी एक अपने आप में समझने की चीज है। यह इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आरएसएस खुद से कहीं कट तो नहीं गई। यहां पर लोगों की आवाजाही कोई मायने रखती है या नहीं रखती है। अब आप सोचिए कि खुद सरसंघचालक मोहन भागवत आखिरी बार तब आए थे जब प्रणब मुखर्जी यहां पर आए और प्रणब मुखर्जी ने जिक्र किया कि वह देखना चाहते हैं डॉक्टर हेडगेवार का जन्म कहां हुआ था। कई बरस बीत गए, उसके बाद से वह भी नहीं आए। तो जिन आधारों पर संघ खड़ा हुआ, जिस सोच के साथ संघ खड़ा हुआ, वह तमाम चीजें पीछे छूट गई। और अगर इस दौर में आरएसएस इस बात का जिक्र करे कि देखिए 100 बरस की हमारी यात्रा है और हम सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर हमारा जुड़ाव है, तो फिर आप मान लीजिए इस दौर में राजनीतिक सत्ता ही सबसे बड़ी हो चली है। और ये राजनीतिक सत्ता को लेकर विपक्ष की राजनीति अगर नफरत और हिंसा का जिक्र उनके साथ जोड़ दे, तो जो आखिरी सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है उस हिंदुत्व को लेकर, जिस हिंदुत्व की नींव पर आरएसएस खड़ी हुई, जिस हिंदुत्व की नींव पर जनसंघ ने काम करना शुरू किया, जिस हिंदुत्व की नींव पर बीजेपी चल रही है। उस हिंदुत्व वोट बैंक के आश्रय इस देश के बड़ी तादाद में लोग जुड़ते चले गए और वही राजनीतिक प्रयोग के तौर पर बीजेपी ने जब जिसे अपनाया, इस दौर में वह क्षरण की स्थिति में है, यानी खत्म हो चली है परिस्थिति। और शायद इसीलिए पहली बार ये लगने लगा है नागपुर आकर भी 100 बरस आरएसएस के हो रहे हैं और सरसंघचालक मोहन भागवत को कहना पड़ा कि वो 100 बरस का जश्न नहीं मनाएंगे। वजह दूसरी नहीं है, उस राजनीतिक सत्ता से टकराव की है, जिस सत्ता ने सत्ता को ही सब कुछ मान लिया और आरएसएस की उस हिंदुत्व की जमीन को खारिज कर दिया जिस पर वो मान कर चल रही थी कि इस देश की राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। यानी सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, पहली बार अस्तित्व का संकट आरएसएस और उसकी उस सोच के साथ जुड़ गया है जिसको लेकर बरसों बरस हजारों, सैकड़ों, लाखों स्वयंसेवकों ने मेहनत की। वह मोदी काल की राजनीतिक सत्ता ने क्या धूमिल कर दिया और अब उसके सामने अपने अस्तित्व का संकट है। आज ये सवाल हम यहीं पर छोड़े जा रहे हैं जहां से आरएसएस शुरू हुई थी। हमारे साथ कैमरा पर्सन के तौर पर कमलेश पांडे हैं।
और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।